इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इजराइल ने अपने एनिमी नंबर 1 को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमास के चीफ याह्या सिनवर की। 17 अक्टूबर को कंडक्ट कराए गए एक ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने याह्या सिनवर को मारने की पुष्टि की है और यह पुष्टि की गई है उनके डीएनए टेस्ट के बाद। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस याह्या सिनवर की मौत से इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे फेरबदल देखने को मिल सकता है और आखिर ये इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए इनकी डेथ इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए न्यूज में जो मैंने आपको बताया, याह्या सिनवर को फाइनली मार गिराया गया है। ये हमास के चीफ हैं और इन्हें मेन सेंटर माना गया है, मेनली क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, मेनली रेस्पॉन्सिबल माना गया है 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का या गाजा कॉन्फ्लिक्ट का। अगर देखा जाए एक्चुअली हुआ कैसे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कंफर्म किया है कि उन्होंने हमास चीफ याह्या सिनवर को एलिमिनेट कर दिया है ड्यूरिंग अ ग्राउंड ऑपरेशन। यह कहां किया गया? यह ऑपरेशन किया गया राफा में। कब किया गया? 17 अक्टूबर 2024 को, ऑलमोस्ट 1 साल बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के। साथ ही साथ ये कंफर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया कि टोटल 3 हमास मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनमें से एक शामिल है याह्या सिनवर। इनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया गया है थ्रू अ डीएनए टेस्ट और जिससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि इजराइल, जिनको डेड मैन वॉकिंग बोल रहा है, 1200 इजरायली सिविलियंस की डेथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, उनको फाइनली मार दिया गया है। इजराइल ने अपने एनिमी नंबर 1 को मार गिराया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर याह्या सिनवर है कौन। याह्या सिनवर का जन्म आपको देखने को मिल रहा है 1962 में हुआ था। कहां हुआ था? एक रेफ्यूजी कैंप में हुआ था। कौन से रेफ्यूजी कैंप में हुआ था? खान यूनिस रेफ्यूजी कैंप, जो गाजा में ही लोकेटेड था उस टाइम पे, बट उसे कंट्रोल करती थी इजिप्शियन गवर्नमेंट, या फिर इजिप्शियन कंट्रोल में आपको गाजा देखने को मिलता था उस टाइम पे। और वहां एक रेफ्यूजी कैंप में इनका जन्म हुआ है। इनकी फैमिली को एश्कोलन से बाहर निकाला गया था 1948 में। बेसिकली जिस टाइम पे इजराइल की फॉर्मेशन हो रही थी, इजराइल को बनाया जा रहा था, तो पैलेस्टीन का जो एग्जिस्टिंग रीजन था वहां से एक अरब क्लेंसिंग चल रही थी, अरब्स को हटाया जा रहा था। और उसी क्लेंसिंग के टाइम पे, जिसे हम पैलेस्टीनियन नकबा बोलते हैं, इनकी फैमिली को उस रीजन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को ज्वाइन किया 1980s में और इवेंचुअली इन्हें फिर अरेस्ट किया गया था बाय द इजरायली फोर्सेस, जब ये इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट एक स्टूडेंट विंग का पार्ट बनकर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ये पढ़ते थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जो कि गाजा में ही लोकेटेड दिखती है। वापस रिपीट करता हूं, 1962 में पैदा हुए एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर। इनके मां बाप को 1948 में पैलेस्टीनियन नकबा के टाइम पर बाहर निकाल दिया गया था। 1980s में इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को ज्वाइन किया व्हाइल बीइंग इन द यूनिवर्सिटी ईयर्स। इनको वहां अरेस्ट भी किया गया क्योंकि ये इजराइल की ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जैसे इनका कद कैसे बढ़ता हुआ चला गया हमास के अंदर या इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है इन्होंने हमास का इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स जो है, जिसको हम बोलते हैं अल मस्द, ये उसके फाउंडर हैं। ये अल मस्द करती क्या है? ये इंटरनल सिक्योरिटी संभालती है हमास की, और जो टारगेटेड सस्पेक्टेड कोलैबोरेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो इजराइल के साथ मिले हुए हैं लेकिन गाजा में रह रहे हैं और पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट फंक्शन कर रहे हैं, इवन दो वो भी पैलेस्टीनियंस ही हैं। तो ऐसे पैलेस्टीनियन कोलैबोरेटर्स को भी टारगेट करने का काम अल मस्द करती है, जो कि एक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है। एक और चीज, इनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, इनको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल कसम ब्रिगेड्स। अल कसम ब्रिगेड्स ये क्या है? ये एक मिलिट्री विंग है हमास का, उसके भी यही फाउंडर हैं। तो माना जा सकता है इंटरनल सिक्योरिटी विंग एज वेल एज मिलिट्री विंग को, दोनों को ही आप याह्या सिनवर के ऊपर क्रेडिट डाल सकते हैं। दोनों का फॉर्मेशन के लिए वही रेस्पॉन्सिबल है। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस को हम बोल रहे हैं अल मस्द और जो मिलिट्री विंग है उसको हम बोल रहे हैं अल कसम ब्रिगेड्स। 1988 में सिनवर को वापस अरेस्ट किया गया। किसके लिए? 12 पैलेस्टीनियन एक्यूज कोलैबोरेटर्स के लिए। 12 ऐसे पैलेस्टीनियन लोग जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का साथ दे रहे थे, उनकी हत्या के लिए, और साथ के साथ एक इजरायली सोल्जर के किडनैप के लिए। 22 साल तक, 1988 के बाद, 1988 के बाद 22 साल तक ये इजरायली प्रिजन्स में रहे और फाइनली 2011 के अंदर एक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम में इन्हें इजराइल ने रिहा कर दिया। इजराइल ने इन्हें क्लियर कर दिया और इन्हें वापस गाजा आने का मौका मिला। जैसे ही ये वापस आए, इन्होंने हमास को ज्वाइन किया, एक इंपॉर्टेंट लीडर बन गए गाजा में। 2017 के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया हमास का बेसिकली चीफ, अगस्त 2023 के अंदर।
2017 में एक अपनी पोजीशन राइज करते हैं और फाइनली अगस्त 2023 में जो हमास के चीफ थे उन्हें ईरान में मार गिराया गया था और उन्हें रिप्लेस करने के लिए याह्या सिनवर हमास के नए चीफ बनते हुए दिखते हैं अगस्त 2023, अटैक से एग्जैक्टली 2 महीने पहले। तो काफी हद तक ये माना जा सकता है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है उसके पीछे जो एक आदमी का नाम है उनका नाम है याह्या सिनवर, जो आज की डेट में इस धरती पर आपको नहीं दिखते हैं। आगे देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से आगे क्या देख सकते हैं। इनको 7 अक्टूबर का आर्किटेक्ट बोला जाता है। माना जाता है कि अगर 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ है उसके मास्टरमाइंड याह्या सिनवर ही थे और इजराइल इन्हें डेड मैन वॉकिंग बोल रही है। 2 पर्सपेक्टिव हैं डेड मैन वॉकिंग इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ के पीछे इजराइल हाथ धो के पड़ा था। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है याह्या सिनवर को मारने की अनेकों कोशिशें की गई और फाइनली इजराइल लगभग 1 साल बाद उसमें सफल होता हुआ दिखता है। 1200 इजरायली की डेथ के लिए 151 और अगर इजराइल क्लेम करता है 251, इजराइल डिफेंस फोर्सेस क्लेम करती हैं कि 251 लोगों को होस्टेज बनाया गया था, 1200 इजरायली इंक्लूडिंग अमेरिकन सिटीजन्स को मारा गया था। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल याह्या सिनवार हैं। इन्होंने ही पूरी तरीके से टाइमलाइन प्लान की थी। इन्होंने दिसंबर 2022 के अंदर एक स्पीच दिया था जब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इजराइल के ऊपर एंडलेस रॉकेट्स फायर किए जाएंगे और इतने ज्यादा सोल्जर्स भेजे जाएंगे कि इजराइल अपने जो करतूते हैं, जो पैलेस्टीन के अगेंस्ट उसके एग्रेशन है, उनके लिए पछताने के लिए मजबूर हो जाएगा और उस पर पछतावा करने के लिए बेसिकली बोल सकते हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इवेंचुअली। लेकिन आपको यह भी समझने की जरूरत है, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग हमास इज, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज, लेकिन आप बात कर रहे हो इजराइल की। इजराइल वो फोर्सेस है जो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए रात में ऑपरेशन थंडरबोल्ट कर सकता है। युगांडा में जाके हाईजैकर्स को मार के अपने सोल्जर, अपने सिविलियंस को वापस ला सकता है। इजराइल वो देश है, जब म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स के अगेंस्ट जब इजरायलीज को टारगेट किया गया था तो वापस जाके उन्होंने सारे हथियारों को चुन चुन के मारा था। तो आप इजराइल पे अटैक करें और ये एक्सपेक्ट करें कि वो रिटेलिएट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत फहमी में जी रहे हो। आप जब इस तरीके के अटैक्स करने की प्लान करोगे इजराइल पे, 1200 सिविलियंस को मारोगे उनके, तो आप जो होता हुआ दिख रहे हैं भाई इजराइल, ये एक्सपेक्टेड था। इजराइल एक एग्रेसिव कंट्री है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसे लड़ना जरूरी है। अगर वो नहीं लड़ेगी तो शायद इजराइल एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। अटैक का इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है हमें? अटैक के इंपैक्ट में लगभग 1200 लोग मारे गए जो मैंने आपको बताया, और लगभग 150 इजरायली सिटीजन्स को आपने होस्टेज बना लिया। कल एक बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया जहां वो पैलेस्टीनियन और गाजा के लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए दिखे। उन्होंने बोला इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं कल ही खत्म कर सकता हूं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बस हमारे जो हमास के अटैक हो रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए, हम अटैक नहीं करेंगे वापस, और जो हमारे होस्टेजेस हैं जो 101 बचे हैं आज की डेट में, उन्हें वापस कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईडीएफ अपना एग्रेसिव पोस्चर कंटिन्यू रखेगी और अपने अटैक्स भी कंटिन्यू रखेगी जब तक उन्हें उनके सिविलियंस वापस नहीं मिल जाते हैं। अगर देखा जाए, और यूएस के भी चार्जेस हैं कि यूएस ने चार्ज किया है कि सिनवर रेस्पॉन्सिबल हैं यूएस सिटीजन्स के डेथ के लिए, क्योंकि आपको पता है जब वो 7 अक्टूबर वाला अटैक हुआ था तो उसमें कुछ 40 अमेरिकन की भी डेथ हुई थी। तो यूएस भी आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व देखने को मिल जाता है। वायलेंस अगेंस्ट अमेरिका के लिए यूएस याह्या सिनवर को चार्ज करता है। अटॉर्नी जनरल का भी एक स्टेटमेंट आया है कि सिनवर की लीडरशिप में ही ये मर्डर किए गए, जो 1200 लोगों को मारा गया है, जिसमें 40 अमेरिकन भी इन्वॉल्व थे, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस को किडनैप किया गया है, उसके लिए भी याह्या सिनवर ही रेस्पॉन्सिबल थे। इसलिए आईडीएफ आज की डेट में अपनी जो पिछले 1 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसको सबसे बड़ा पलटफेर बता रही है, सबसे बड़ा बदलाव बता रही है, सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट बता रही है पिछले 1 साल की कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जो मास्टरमाइंड था उसको फाइनली मार दिया गया है। हमास के बारे में बात की जाए, जिसके चीफ हैं, तो हमास आखिर है क्या? अगर हमास को देखा जाए, हमास को 1987 में बनाया गया था। हमास एक इस्लामिस्ट रेजिस्टेंट मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था, जिसमें इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक पर्सपेक्टिव को, रिलीजियस एंगल को आप इंप्लाई करने की बात कर रहे हो। इनकी आइडियोलॉजी बोलती है कि ये एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं पैलेस्टीन के अंदर, जिसमें पॉलिटिकल गवर्नेंस को रिलीजियस प्रिंसिपल से मिलाया जाएगा। आसान भाषा में एक ऐसा देश जो शरिया पर चलता हुआ दिखेगा, रिलीजियस लॉज पर चलता हुआ दिखेगा। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके ड्वेल स्ट्रक्चर है। एक इसका पॉलिटिकल विंग है जो किस बारे में काम करता है, जो गवर्नेंस और डिप्लोमेसी संभालता है। दूसरा इसका मिलिट्री विंग है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसे हम कसम ब्रिगेड्स बोलते हैं, अल कसम ब्रिगेड्स बोलते हैं, जो आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। इजराइल के साथ कंटिन्यूअसली हमास आपको कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिल जाता है। हमास का प्रेजेंस आपको गाजा स्ट्रिप में देखने को मिलता है, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग्स हो, चाहे वो रॉकेट अटैक्स हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हो। जिस टाइम पे गाजा वॉर चली थी तो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट आपको हमास और इजराइल की देखने को मिल जाती हैं। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जा चुका है। हमास को किस किसने किया है?
यूएस ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है और कनाडा ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जनरली आपको अटैक्स और वायलेंस सिविलियंस के अगेंस्ट करते हुए दिखते हैं। मिलिट्री फोर्सेस से लड़ाई को आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप सिविलियंस को अटैक करते हैं तो हम उसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन बोलते हैं। इसलिए आईडीएफ को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि अपने हमस की इस वॉर में वो काफी ज्यादा पैलेस्टीनियंस को भी मार चुका है। तो कहीं ना कहीं हमस ऑलरेडी इजरायली सिविलियंस को टारगेट करता था, इसलिए इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डेजिग्नेट किया जा चुका है, जो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पे चलने की कोशिश करता है। दिस इज दी एम्बलम ऑफ हमस, या फिर ये सिंबल है हमस का। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस। इस जो डेथ है, जो याह्या सिनवर मरे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है कि कहीं ना कहीं हमस का एग्जिस्टेंस पे अब क्वेश्चन किया जा सकता है। हमस के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है। याह्या वाज वन ऑफ द मेन लीडर, याह्या सिनवर वाज वन करता धरता थे हमस के। उनकी डेथ के बाद उनका मनोबल काफी ज्यादा टूटता हुआ दिखेगा, उनका काफी ज्यादा मोराल गिरता हुआ दिखेगा। तो हमस में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने के एक बहुत बड़े चांसेस हैं। एक पीस की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है हमें पता है कि एक थोड़ा सा एक स्मॉल ओपनिंग, एक उम्मीद की किरण दिखी है कि शायद जो पैलेस्टीन में जो हॉस्टिलिटीज हो रही हैं अगेंस्ट इजराइल, वो रुकेंगी। और जब वो रुकेंगी तो इजराइल का गोल जो है वो हमस को एलिमिनेट करने का, वो काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और ये वॉर भी खत्म होती हुई दिख सकती है। आप पीस अटेन करते हुए देख सकते हैं। मेजर माइलस्टोन है सिनवार का एसेसिनेशन। आपको कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल अटैक्स में देखा जा रहा है। अभी ऑलरेडी आपने हनैया को ईरान में मारा, उसके बाद नसरल्ला को आपने ऑलरेडी बेरूत में मारा। तो उसके बाद एक मेजर डेवलपमेंट है याह्या सिनवर की मौत, जो इजराइल का एनिमी नंबर 1 था। ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं बार बार, एनिमी नंबर 1, क्योंकि जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी, इजराइल का सबसे पहला टारगेट था याह्या सिनवर। ऑफ कोर्स उन्हें मारने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रिएक्शंस थोड़े से अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? अभी हमें नहीं पता है कि हमास और पैलेस्टीनियंस किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे सिनवार के लॉस का। हो सकता है कि पूरी तरीके से डायनामिक्स जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो चेंज हो जाए, हमस थोड़ा सा और एग्रेसिव होता हुआ दिखे, लेकिन ये तो खैर हमें समय ही बताएगा कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ती हुई दिखती है। यूएस और एलाइज का पर्सपेक्टिव ये है कि जितने भी यूएस के एलाइज हैं या फिर इजराइल के एलाइज हैं या वेस्टर्न एलाइज हम बोलते हैं, उनका मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी है इन टेंशंस को डीएस्केलेट करने की, पीस की तरफ मूव करने की, एक रिजोल्यूशन पर पहुंचने की, जिससे इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके, ठंडा किया जा सके। सीज फायर के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ चुके हैं। सीज फायर का मतलब कि ना उधर से गोलियां चलेंगी, ना इधर से गोलियां चलेंगी, ना वो अटैक करेंगे, ना आईडीएफ अटैक करेंगी। तो कहीं ना कहीं आप सीज फायर की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है कि सिनवार के रिमूवल के बाद जो किसी भी तरीके से सीज फायर के लिए तैयार नहीं था, उसके मरने के बाद काफी हद तक हो सकता है कि हमस आपको एक रेजोल्यूशन टेबल पर बैठा हुआ दिखे और सीज फायर पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता हुआ दिखे। पोटेंशियल है एस्केलेशन का। अगेन मैंने जैसा आपसे बोला, कोई गारंटी नहीं है पीस की, टेंशंस बढ़ भी सकते हैं और काफी हद तक इस पे भी डिपेंड करेगा कि इजराइल के अगले एक्शंस क्या होने वाले हैं। क्या इजराइल सच में पीस चाहता है या फिर वो वापस से तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरे गाजा को एनेक्स नहीं कर ले। वो हमें समय बताएगा और समय के साथ साथ हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और इन चीजों के बारे में आपको खबरें देते रहेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द असैसिनेशन ऑफ याह्या सिनवर। क्वेश्चन इज एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द असैसिनेशन ऑफ याह्या सिनवर, द हमस चीफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। Discuss the potential implications of his death on Hamas leadership structure, the ongoing hostilities, and the broader geopolitical landscape in the region. इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूपीएससी इज मोर डायनेमिक। आपको मेंस के अंदर डायनेमिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो देयर माइट बी अ चांस कि आप याह्या सिनवर से रिलेटेड या फिर जितने भी आपको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के चीफ हैं उनकी डेथ के ऊपर और उनका इंपैक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो आता हुआ सामने देख सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। Subscribe to our YouTube channel for such information and stay updated. Thank you so much, guys, and have a good day.